नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के आपके सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं अगस्त 2024 में, 7 अगस्त से स्टार्ट है। और आईटीआई सेकेंड ईयर वाले इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए थ्योरी की इंपॉर्टेंट क्लासेज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर दे चुके हैं। ओरिजिनल पेपर एक वर्ष 2023 में जो आया था वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के साथ साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी। कुल मिलाकर के चैनल पर एक प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है आईटीआई एग्ज़ाम 2024। आप उसमें जाइए, जो आपको ज़रूरत है वो कंटेंट मिल रहा है वहाँ पर। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है, उसकी कॉपी कैसे लिखनी है, वो सब भी आपको बताया है। आपको बता दूं कि थ्योरी की ये जो क्लास है ये क्लास नंबर 19 है। इसी क्लास से जुड़े हैं, अभी वीडियो आपके सामने आए, चैनल आपके सामने आए तो पहला काम कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे और भी अपडेट मिलना है आपको, और भी क्लासेज मिलेगी। अभी तो एग्ज़ाम में समय है, तो एग्ज़ाम तक हम आपको वो क्वेश्चन कराएंगे जो मोस्ट रिपीटेड थे, सबसे ज़्यादा बार पेपरों में जो आए हैं। ओरिजिनल पेपर हमारे पास है, वो आपको हल कराएंगे। चैनल आपके लिए सपोर्टिव है। दूसरी बात, इन क्लासेज में हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए ना, हम आपको 100% नंबर की गारंटी देते हैं। थ्योरी के 38 क्वेश्चन आएंगे, 38 के 38 क्वेश्चन यानी 76 नंबर की हमारी गारंटी है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। विश्वास आपको करना है, चैनल से जुड़ना है और सारे की सारी क्लासेज अटेंड करनी है। हाँ, एक क्लास आपने मिस कर दी ना तो उसमें हो सकता है कि क्वेश्चन मिस हो जाए और फिर वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो वो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो क्लास ही आपने नहीं देखी। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप विश्वास कर लो और सारे के सारे अच्छे से पढ़ लो। आ जाओ, शुरू करते हैं आज की क्लास। और हाँ, एक छोटी सी जानकारी और दे दूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। आपके आईटीआई सेकेंड ईयर के फ्री टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है, साथ ही पेड टेस्ट सीरीज़ भी है, आप शायद उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री वाले के लिए अगर टेस्ट नहीं मिले तो वीडियो देख लेना, हाउ टू अटेंड फ्री टेस्ट वीके नॉलेज लिखना आ जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 3 फेज मोटर का ये हमारा टॉपिक चल रहा था। वैसे अगर आप पिछली क्लासेज लगातार देखते आए हैं तो माय डियर, ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। हम वर्ष 2021, 22, 23 पिछले 3 साल से लगातार आपके एग्ज़ाम को फॉलो करते आ रहे हैं। ये वो क्वेश्चन था जो लगभग हर दिन किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर था। डेली 3 शिफ्ट होती है आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम की। तो सवाल पूछ रहा है कि इस स्विच का नाम क्या है। हमारे पास अनेक तरह के रोटरी स्विचेज होते हैं जिनको हाथ से पकड़ करके भी घुमाते हैं, किसी में नॉब लंबी होती है। तो इसमें ना एक कॉइन डाल करके हम ऐसे करवाते हैं, रोटेशन चेंज करवाते हैं ना। जैसे मान लो एम्पीयर मीटर का सेलेक्टर स्विच है, तो आर वाई बी तीनों फेजों की करंट लेनी हो और इस साइड ऑफ हो गया। ये था जैसे ऑफ का, ऑटो का और मैनुअल का, यानी अपने प्लांट की जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर ना एक पंप होता है, वो ऑटोमेटिक चलेगा कि मैनुअली चलाना है उसको, तो ये सिलेक्शन स्विच ही होता है उसका। ऑटो पर है तो एक ट्रिप होते दूसरा अपने आप चल जाएगा, लेकिन अगर मैनुअल पर है तो एक ट्रिप हो गया तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसको मैनुअली चलाओगे तो ही चलेगा। तो ये सिलेक्शन चेंज वगैरह करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसका नाम है कॉइन स्लॉट। क्या नाम है? कॉइन स्लॉट स्विच। याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। मुझे तो लगता है इस बार भी आपके पेपरों में होगा, ये पक्की बात है। तो अच्छे से इसको याद कर लेना और छोड़ना नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए, बहुत ज़रूरी है, सख्त ज़रूरत है लाइक की। क्यों है, क्या है, वो सब आपको बाद में आगे बताऊँगा कि लाइक की ज़रूरत क्यों है। अगले सवाल पर आइए। अब मुझे लगता है ये सही दिख रहा है, पहले थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा थी बोर्ड की आई थिंक, और आपको क्वेश्चन जो है वो समझने में हो सकता है थोड़ा सा। अब सही है। सवाल पूछ रहा है कि वाइंडिंग का नाम क्या है। देखो, एसी वाइंडिंग होती है लगभग 7 से 8 प्रकार की, जिसमें से एक वाइंडिंग है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस वाइंडिंग का ओरिजिनल आंसर कुछ और है और निम्मी ने जो आपको आंसर दिया है वो कुछ और है। आपको करना क्या है, सही क्वेश्चन क्या आंसर क्या है वो भी मैं बताता हूँ। देखो, सही आंसर तो ये है कि इस वाइंडिंग का नाम है स्केन वाइंडिंग। क्या नाम है? स्केन वाइंडिंग। ये हमारे उसमें होती है जो घरों में क्या मधानी बोलते हैं, क्या दूध बिलोने वाली होती है ना, दूध तो क्या, खैर दही बिलोने वाली होती है, दही से घी निकालते हैं। उसमें सिंगल कॉइल तैयार होती है और घुमा घुमा करके उसी एक ही कॉइल को सब स्लॉटों में डालते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने आंसर की में इसका उत्तर ए दिया है, स्क्यू वाइंडिंग। अब आपको कौन सा करना है? आप सेकेंड ईयर में हो, अगर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में, भर्ती परीक्षा में अगर आ जाए ना, तब तो आपको ये करना है। लेकिन अभी आप सीबीटी एग्ज़ाम दे रहे हो अपनी आईटीआई का। आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम में क्या होता है, वही उत्तर सही माना जाता है जो निम्मी सही मानता है, और निम्मी ने ये वाला माना हुआ है। इसलिए अगर आपको नंबर चाहिए, निम्मी आपको नंबर तभी देगा, आपके आईटीआई वाले आपको नंबर तभी देंगे जब आप ये करके आओगे।
तो मेरी सलाह यही है कि ए उत्तर करके आना, हालांकि साफ गलत है ये, क्या करें, इलाज नहीं है। तो ए ऑप्शन के साथ जाना। वैसे ओरिजिनल आंसर इसका बी है, स्केन वाइंडिंग बोलते हैं हिंदी में इसे, लच्छी वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। एक लच्छी तो तैयार हो रही है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना? हमें कैसे पता लगेगा समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज़ एक लाइक वाला बटन दबा दो यार, आ जाओ। हाँ, इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जो एग्ज़ाम बच्चे देने वाले हैं ITI वाले, उन तक क्लास पहुंचाइए। जनरली हमारी क्लास पहुंचती नहीं है क्योंकि हम कंपटीशन वालों को तैयारी करवाते हैं साल में 10 महीने। 2 महीने आपके लिए आते हैं ITI वालों के लिए, तो क्लास पहुंचाने का काम आप कीजिए। सवाल देखो, कौन सी दोष की स्थिति थर्मल ओवरलोड रिले AC इंडक्शन मोटर की रक्षा करता है? पिछली क्लास में बताया था, मोटर में ना बैकअप फ्यूज भी होते हैं और ओवरलोड रिले भी होती है। मोटर में जो ओवरलोड रिले होती है वो थर्मल वाली होती है। इसका ना मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है, अभी 2-3 दिन पहले का ही है, एक पैनल का डाला है जिसमें थर्मल ओवरलोड रिले है, उसको ज़रूर आप देखना, ठीक है ना। तो ये वास्तव में मोटर को ओवरलोड से बचाती है। इन्होंने तो थोड़ा कम लिखा है, अति धारा लिख दिया। एक्चुअल उत्तर लिखना था अति भार धारा, ओवरलोड करंट लिखना था। ओवर करंट का मतलब होता है निर्धारित मान से ज़्यादा। निर्धारित मान से ज़्यादा धारा शॉर्ट सर्किट से भी जा सकती थी। शॉर्ट सर्किट में रिले ऑपरेट नहीं होती है, शॉर्ट सर्किट में फ्यूज ऑपरेट होते हैं, फ्यूज उड़ जाते हैं। क्योंकि ये तो थर्मल वाली है ना, इसको तो धीरे धीरे चाहिए, ये तो धीरे धीरे गर्म होगी तो पत्ती हटेगी। बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है इसमें। तो इतनी बड़ी कंसेप्ट है, मैं क्या क्या समझाऊँ। एक क्वेश्चन पर अगर बोलने लग जाऊँ ना तो कम से कम हम डीपली जाएँ तो 10 मिनट तक उसी पर बोलते रहो जाए। अभी आपको CBT पेपर देना है, क्यों ज़्यादा कंफ्यूज करना। हाँ, सेकेंड ईयर पास कर लोगे, उसके बाद आपको भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है, तब हम आपको डीपली और करवाएंगे। देखो सवाल, 1440 RPM पर घूम रही एक 7.5 HP की स्क्विरल केज मोटर की टॉर्क की गणना कीजिए न्यूटन मीटर में। मोटर के साफ्ट टॉर्क की गणना करने के लिए फॉर्मूला होता है BHP × 735.5 × 60/2πn। क्या? 2πn। ठीक है। अगर क्षमता वाट में दे देते हैं डायरेक्ट ही, मान लो 7.5 HP की जगह 7.5 किलोवाट लिख देता, तो आपको सीधा यहाँ पर वाट × 60 रखना है और कुछ भी अलग से नहीं करना है, वाट × 60 करेंगे बस। अब सारा वैल्यू दिया हुआ है, आप लिख दो और कैलकुलेशन करके आंसर का मिलान कर लेना। BHP कितना है? 7.5, फिर 735.5 × 60/2 × पाई का मान 3.14 होता है, तो 3.14 लिखिए। और गति दी है 1440 RPM, तो 1440 RPM। मतलब आपको फॉर्मूला टाइम पर याद आ जाना चाहिए था। जो जो उसमें वैल्यू चाहिए वो वैल्यू सब दी हुई थी, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। उत्तर डी आएगा 36.6। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, क्यों इस चक्कर में पड़ना और क्यों माथापच्ची करनी। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है, आंकड़े वो चेंज करते नहीं है। तो भाई जैसे ही क्वेश्चन सामने देखो, सीधा उत्तर 36.6 की तरफ चले जाना। हाँ, ऑप्शन डी की तरफ मत चले जाना। ऑप्शन ऑनलाइन एग्जाम में सफल होते हैं, कोई ए में होगा, कोई बी में होगा, कोई सी में होगा। उत्तर याद कर लो कि इसका आंसर 36.6 न्यूटन मीटर आ रहा है। बाकी मैंने कैलकुलेशन बताई है, एक बार मिलान ज़रूर कर लेना। इतना ही आ रहा है क्या, बताना ज़रूर कमेंट करके कि हाँ जी मैंने कैलकुलेशन की है, इतनी आ रही। साथ में पता भी तो लगे कि यहाँ तक क्लास को देख कौन रहा है। बहुत बार देखा है ना हमने, 2-4-5 मिनट क्लास देखते हैं फिर भाग जाते हैं। 100% नंबर तभी संभव हो पाएंगे जब क्लास पूरी देखोगे और इसके एक एक क्वेश्चन को पढ़ोगे। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ, जो 38 क्वेश्चन आएंगे सारे इन क्लासेज में से होंगे। आइए अगला सवाल देखो, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 फेज स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के लिए लागू है? स्पीड कंट्रोल की 4 सवाल बनेंगे। स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल कौन से हैं, क्लास में बात हो चुकी है। रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल कौन सी है, बात हो चुकी है। केवल स्लिपरिंग पर कौन सा अप्लाई है, केवल स्क्विरल केज पर कौन सा अप्लाई है। 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से माय डियर, अच्छे से पढ़िएगा। देखो अब आपको 4 दिए गति नियंत्रण की विधियाँ, तो मैं आपको बता दूँ, रोटर में रियोस्टेट जो है ना, ये केवल स्लिपरिंग मोटर में लगा सकते हैं क्योंकि उसका रोटर वाउंड किया हुआ होता है, उसके रोटर पर 3 फेज वाइंडिंग होती है। स्लिपरिंग मोटर में ही होगा क्योंकि केज मोटर का रोटर शॉर्ट सर्किटेड होता है, चालक की छड़ें होती है और दोनों साइड से वो शॉर्ट होती है, उसका बाहर कोई काम नहीं होता है। तो ये उत्तर आएगा। कैस्केड ऑपरेशन दोनों मोटरों पर अप्लाई किया जा सकता है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी बदलना, सप्लाई वोल्टेज बदलना, पोल की वैल्यू संख्या बदलना, ये सब स्टेटर से होते हैं
और ये सब में हो सकते थे। और ख़ास तौर से स्टेटर पोल की अगर बात करूं तो ये तो स्लिप रिंग मोटर में लगा भी नहीं सकते। स्लिप रिंग और स्क्विरल केज में रोटर के पोल निर्माण में एक फ़र्क होता है। स्लिप रिंग मोटर के रोटर को उतने ही पोल के लिए वाउंड करना होता है जितने स्टेटर में पोल है स्टेटर में, जबकि स्क्विरल केज वाला अपने आप बनाता है उतने ही पोल। इसलिए स्क्विरल केज मोटर में आप पोल की संख्या बदल दो, कोई फ़र्क नहीं है, रोटर अपने आप को ढाल लेगा। स्लिप रिंग में नहीं होगा। अगर आपने स्टेटर के पोल बदल दी तो रोटर तो फिक्स वाउंड था। अगले सवाल पर आते हैं। वाइंडिंग में किस प्रकार की टेस्टिंग आपको दिखाएगी? अब वैसे तो ये सवाल गलत है, ये ऑप्शन ही नहीं दिए। अगर आपने प्रैक्टिकल मतलब क्लास में थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ी हो और किसी टीचर ने बहुत अच्छे से आपको कॉलेज में करवाया हो तो हमने सारा करवाया हुआ है। वैसे पेड कंटेंट जो हमारा रहता है वो कंपटीशन वालों के लिए होता है, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा हमने करवाया हुआ है। अब मैं आपको बताऊँ हो क्या रहा है। दरअसल हम वाइंडिंग में ना यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ये देखो, एक टेस्टिंग लैंप लगा दिया और वाइंडिंग के इस लीड पर लगाया। अब बारी बारी से लगा रहे हैं। देखो यहाँ लगाया मैंने, लैंप जल गया, इसका मतलब कॉइल नंबर 1 तो ओके थी। अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ लगा रहा हूँ तो ये देखो यहाँ से घूमते हुए आ रहा है। अगर लैंप जल रहा है मतलब कॉइल 2 सही है। देखो जैसे यहाँ लगाऊंगा ना तो यहाँ से निकल करके आ रहा था, ये कॉइल ओपन है, लैंप नहीं जला, इसका मतलब साफ पता लग रहा है कि कॉइल नंबर 3 जो है ना वो ओपन है। तो दरअसल ये कंटिन्यूटी टेस्ट हो रहा है। कंटिन्यूटी नहीं लिखो तो इसमें लिख दो ओपन सर्किट टेस्ट लिख दो। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया है रेजिस्टेंस टेस्ट का, तो आपको यही करना है। हालांकि रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए ना ओम मीटर लगाया जाता है और प्रत्येक फील्ड कॉइल का रेजिस्टेंस देखा जाता है। ओपन कॉइल पर रेजिस्टेंस बाकी की तुलना में अधिक होता है। तो विधि गलत है, मतलब डायग्राम कोई और छाप दिया, ऑप्शन कोई और लिख दिया। ये नेमी इससे बहुत गलतियाँ हुई है, इसमें नहीं है, फर्स्ट ईयर में भी बहुत गलतियाँ हैं। ये गलतियाँ नेमी से हुई है। क्वेश्चन तो बना लिया पहले, बाद में डायग्राम ऐड करने थे इनको, तो डायग्राम गलती से दूसरे ऐड हो गए इनसे और वही परिपाटी चलती आ रही है। सुधार भी नहीं कर रहे हैं ये, है ना। नई PDF डालते रहते हैं लेकिन चीज़ें वही रहती है, सुधार करते नहीं हैं। आ जाओ अगले सवाल पर। एकल कलाबद्ध परिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने का दोष क्या है? सिंगल फेजिंग परिवेंटर लगता है एक। किस में लगता है? 3 फेज सर्किट में। सिंगल फेजिंग होता क्या है वो बताऊँ। तीनों में से कोई एक फेज अनुपस्थित होना सिंगल फेजिंग कहलाता है। मोटर जल जाती है ऐसे में। हम क्या करते हैं कि आजकल एक रिले लाते हैं जिसको बोलते हैं सिंगल फेजिंग परिवेंटर। परिवेंट का मतलब बचाना होता है, जो हमें या हमारी मोटर की सिंगल फेजिंग से रक्षा कर सके, जो हमें या हमारी मोटर की सिंगल फेजिंग से रक्षा कर सके। हम ऐसी एक रिले लाते हैं। वो रिले अगर सिंगल फेजिंग होगी तो ट्रिप होगा, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम और है। अगर उसके कनेक्शन के दौरान फेज सीक्वेंस भी सही नहीं आया ना, तब भी वो मिसबिहेव करेगा, क्योंकि उसे तो R फेज मिलना चाहिए था और अगर Y मिल रहा है ना तो वो सोचता है कि ये तो गलत है। तो इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस भी इसका एक ऑप्शन होता है। और वैसे तो है ही कि एक सप्लाई जो है वो फेज नहीं मिलना, एक फेज नहीं मिलेगा तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि उससे तो प्रोटेक्शन देनी है ना उसको। अगला सवाल देखो। 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेजिंग परिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप होने का कारण क्या है? अब देखो, सिंगल फेजिंग परिवेंटर लगा हुआ है, बार बार ट्रिप हो रहा है। पहला ऑप्शन तो यही है कि मोटर में वास्तव में सिंगल फेजिंग हो रही हो, एक फेज अपसेंट हो गया हो तो चेक करो। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि सब कुछ सही है फिर भी ट्रिप होता जा रहा है ना, तो आपकी ओवरलोड रिले की सेटिंग गलत है। ये वही वाला वीडियो था जो मैं थर्मल वाली रिले वाली बता रहा हूँ ना, थर्मल ओवरलोड रिले, उसकी रेंज कैसे सिलेक्ट करते हैं वो मैं बता रहा होता हूँ उस वीडियो में। आप एक बार देखना ज़रूर, या तो शॉर्ट्स में मिल जाएगा या नहीं तो आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगा। वो फेसबुक पर फॉलो किया हुआ है क्या? हमें ज़रूर फॉलो करना, नाम से ही है मेरे नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, वहाँ पर फॉलो कर लो। सी ऑप्शन आएगा, इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ ओवरलोड। ओवरलोड रिले की गलत सेटिंग के कारण ऐसा होता है। आइए अगले सवाल पर। 3 फेज मोटर की स्टेटर वाइंडिंग में हम आंतरिक ग्राउलर का इस्तेमाल करके मोटर की शॉर्ट जांच कर रहे हैं। हेक्सा ब्लेड उस पर रखा हुआ है। बड़ा सिंपल और बार बार बताएं, जिस कॉइल में शॉर्ट सर्किट होता है हेक्सा ब्लेड उस पर रखी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है, बहुत ज़्यादा कंपन करती है। ये रहा रैपिड वाइब्रेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड। शॉर्ट कॉइल पर
बाकी सभी कॉइल्स की कंपैरिजन में वेरी 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 वाइब्रेशन होंगे, बहुत हेवी वाइब्रेशन होंगे। पकड़ में आ जाएगा साफ कि हाँ जी इसमें शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, टेस्ट करते कैसे वो मैं डीसी का एग्जांपल दे दूंगा। अगला सवाल, यदि स्लिप रिंग मोटर के रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ स्टार्ट किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। देखो भैया बहुत सिंपल सी बात है, स्लिप रिंग मोटर का रोटर होता है वाउंड, एक साइड से उसको शॉर्ट करते हैं अंदर ही, दूसरी साइड से 3 स्लिप रिंग लगाकर बाहर ले जाते हैं रियोस्टेट पर और रियोस्टेट जोड़ देते हैं। अब वो कह रहा है कि रोटर की वाइंडिंग खुली पड़ी है। देखो अगर वाइंडिंग खुली है ना तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी भाई, क्योंकि रोटर का बंद परिपथ नहीं होगा तो रोटर में करंट ही नहीं चलेगा भाई। जो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया से ईएमएफ पैदा हुआ उसके कारण बंद परिपथ होगा तभी तो धारा चलेगी। ठीक है, ए ऑप्शन करना, मोटर विल नॉट रन, मोटर नहीं चलेगी। ठीक है, देखो अगला सवाल देखो, मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है। यार ये वो वाला क्वेश्चन है जब ऑफलाइन पेपर हुआ करते थे ना 2018-19 में, तब भी बहुत रिपीट हुआ है जब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता था। ये कहलाता है आपका रिंग डायग्राम। ए उत्तर कर देना इसका। रिंग चलती है कि वाइंडिंग देखो यहाँ जाएगी फिर यहाँ आएगी फिर यहाँ जाएगी, है ना, ये एक वाइंडिंग का रिंग चलता है इस तरह से। डायग्राम याद रख लो, ऐसे खुला खुला ऐसे वाइंडिंग का स्लॉट नंबर दिखा करके, है ना, जैसे देखो स्लॉट नंबर दिखाया है 1 से 6 फिर 7 से 12 फिर 13 से 18, कॉइल कैसे कैसे डालेंगे वो वाला डायग्राम है। तो इसका ऑप्शन याद रख लो, रिंग डायग्राम उत्तर करना है, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है ना, डायग्राम वहाँ पर सीधे सीधे आएंगे, घबराना मत, सिंपल डायग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सवाल देखो, कॉइल प्रतिपोल प्रति फेज की संख्या एसी वाइंडिंग में किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होती है। इंग्लिश में थोड़ा कम समझ में आ रहा है, हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ एसी मोटर वाइंडिंग हैविंग द नंबर ऑफ कॉइल प्रति पोल पर पोल पर फेज इज मोर देन 1 अरेंज्ड इन डिफरेंट स्लॉट। एक से ज़्यादा कॉइल आ जाती हो जिसमें, उस प्रकार की वाइंडिंग का नाम क्या है, तो उसे हम वितरित वाइंडिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। हमारी 2 वाइंडिंग होती है, एक को बोलते हैं कंसेंट्रिक वाइंडिंग, हिंदी में बोलते हैं सेकेंडरी, और दूसरी को बोलते हैं वितरित वाइंडिंग यानी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, इसका उत्तर होगा। ठीक है ना, तो सेकेंडरी वाइंडिंग वाला ऑप्शन अलग रहता है, इसका डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा। उसमें जब एक एक होता है ना तब होता है, वो पूरी तरह से व्यवस्थित होती है। अगला सवाल देखो, वार्निश से पहले रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों करते हैं। यार ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आया है। स्टेटर को क्यों करते हैं, आर्मेचर को क्यों करते हैं, सबका ऑप्शन एक ही रहेगा, नमी बाहर निकालने के लिए, ड्राइव आउट द मॉइस्चर फ्रॉम इट, इसमें कोई नमी ना रह जाए, क्योंकि नमी से इंसुलेशन घट जाता है। इंसुलेशन अगर कम होगा तो सप्लाई देते ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इंसुलेशन प्रतिरोध का मान, एक अच्छी वाइंडिंग के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध का मान 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, है कि नहीं बताओ। 1 मेगा ओम से कम अगर है तो आप सप्लाई ऑन नहीं कर सकते। तो गर्म करना, इसे इंग्लिश में प्री हीटिंग बोलते हैं। मोटर का भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। अब ये कुछ डीसी वाइंडिंग वाले शुरू हो गए। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में इस क्रिया का नाम क्या है। देखो एक सवाल आया था पहले इसी 3 फेज मोटर वाले में कि वाइंडिंग में जो वेजेज होते हैं वो किसके बने होते हैं, और हमने उत्तर बताया था बांस। वेजेज क्या था, ओपन स्लॉट में कॉइल डालने के बाद ऊपर बांस की बनी हुई एक ऐसे फच्चर डाली जाती है ताकि कॉइल ऊपर ना आ जाए। जब आप रिवाइंड करना शुरू करते हैं तो जली हुई कोयलों को बाहर निकालना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले इस बांस की फच्चर को ही हटाया जाता है ऊपरी हिस्से से, क्योंकि देखो कॉइल लगी हुई दिखा रहा है अभी भी। तो सबसे पहले हम उन बांस की फच्चरों को हटाते हैं, जिनको इंग्लिश में वेजेज बोलते हैं, रिमूविंग वेजेज। रिवाइंड करने से पहले वेजेज को हटाना, आया समझ में। रिवाइंडिंग करने से पहले वेज को हटाना। वेज किसके बने होते हैं, दोबारा बताओ कमेंट करके जिसको अब याद है। अगला सवाल, डीसी कंपाउंड मोटर के घूमने की दिशा को हम कैसे बदलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। कंपाउंड मोटर वो होती है जिसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों हो। इसने थोड़ा सवाल अधूरा लिखा है, ये यूँ कहना चाह रहा है कि मोटर की विशेषता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो डीसी मोटर की घूमने की दिशा के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम में लेते हैं। घूमने की दिशा बदलने के लिए या तो फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन बदल सकते हो या आर्मेचर करंट की। कंपाउंड मोटर के मामले में 2 फील्ड होते हैं, अगर डायरेक्शन बदलनी है तो फिर दोनों फील्ड की बदलो। गलती से आपने किसी एक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी तो आपकी मोटर की विशेषता बदल गई।
मोटर जो क्यूमुलेटिव थी वो डिफरेंशियल बन गई, डिफरेंशियल थी वो क्यूमुलेटिव बन गई। इसलिए उस मोटर की डायरेक्शन बदलने का एक ही ऑप्शन रहता है कि हमें आर्मेचर धारा की दिशा बदलनी है। यूँ था, आर्मेचर की डायरेक्शन बदलते ही देखो मोटर के घूमने की दिशा बदल गई। वहाँ पर आप फील्ड वाइंडिंग की या फील्ड फ्लक्स की दिशा बदल करके चेंज नहीं कर सकते, वहाँ केवल विशेषता बदलती है। अगला सवाल, भारी भार को अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर काम में लेते हैं? हैवी लोड है, अचानक उसको ऑपरेट करवाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, संचयी योगित मोटर इसे बोलते हैं। डी उत्तर आएगा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे याद कर लो, जितना समझ सकते हो उतना। आइए 3 फेज मोटर की एक कैलकुलेशन करवाता हूँ। 3 फेज 36 स्लॉट 12 कॉइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में फेज विस्थापन की गणना करो। क्या पूछ रहे, समझ आ रहा है? 3 फेजों में फेज अंतर कितना होता है? 120 डिग्री का। लेकिन ये तो यूँ पूछ रहा है कि जब आप वाइंडिंग कर रहे हैं तो आर और वाई के बीच में स्लॉट कितने छोड़ोगे। आपको आर और वाई के बीच में फेज अंतर तो 120 डिग्री का रखना है, लेकिन स्लॉट कितने छोड़ोगे? तो इसके लिए डिपेंड करता है कि वाइंडिंग कितने डिग्री पर हो रही है और स्लॉट एंगल कितने का है। तो 120 डिग्री में स्लॉट एंगल का भाग देना है। स्लॉट एंगल कैसे निकलता है? स्लॉट एंगल निकलता है 180 इंटू पोल बटे स्लॉट से। तो ये यहाँ रख दो, 180 इंटू पोल कितने हैं? 4, स्लॉट कितने हैं? 36। ये आएगा उत्तर आपका। बताओ समझ में आई क्या बात? 6 स्लॉट उत्तर आ रहा है इसका। देखो कितना आ रहा है, 0 से 0 6। सवाल समझ में आया क्या? बताओ। उत्तर सी आएगा। कैसे आया, कारण सहित अगर आपको उत्तर पता है, माय डियर, ज़िंदगी भर कभी मार नहीं खाओगे। आपको आंसर सीधा याद रखने की बजाय उसका रीज़न याद रखो। मैं कह रहा हूँ कभी गलतियाँ नहीं होगी। आ जाइए अगले सवाल पर। 3 फेज मोटर में वाइंडिंग का नाम क्या है? यदि कॉइल पिच का मान पोल पिच के मान से कम है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, पक्का इस बार भी आपके पेपरों में होगा। सिंपल ऑप्शन याद रख लो, शॉर्ट कॉइल वाइंडिंग बोलेंगे। जब कॉइल पिच का मान पोल पिच के मान से कम है तो इसे शॉर्ट कॉइल वाइंडिंग या शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोलते हैं। सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट रिपीटेड, बहुत बार आया है ये तो। अगला सवाल, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर में किस तरह का टेस्ट हो रहा है? यही है वो टेस्ट जो हम ग्राउलर से एक्सा ब्लेड वाला कर रहे थे। वो एसी मोटर का था, ये आर्मेचर का दे रहा है। बात एक ही है, ये बाहरी ग्राउलर है, इसके ऊपर आर्मेचर रखा हुआ और उसके ऊपर हेक्सा ब्लेड रखी हुई है। यानी आर्मेचर के शॉर्ट कॉइल की जांच की जा रही है। और शॉर्ट कॉइल की क्या पहचान थी? अभी ऊपर पेपर में आया था, कमेंट करके बताना, देखे किस किस को याद है। ठीक है माय डियर, यहीं रोकेंगे आज की क्लास। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से पसंद आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्लास दोस्तों तक शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो और फ्री वाला टेस्ट अटेंड करो। बहुत बहुत धन्यवाद।